हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो हैं कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो न्यूलैंड्स थे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया कि जो भी इनके पास जो अवेलेबल एलिमेंट्स थे उस टाइम के, उन्होंने इनको एटॉमिक जो मास होता है इनका, उसके इंक्रीजिंग आर्डर में अरेंज कर दिया। जैसे 1, 6, 9 है क्या इंक्रीजिंग आर्डर है, 10, 12, 14, 16 ऐसे करके इन्होंने बना लिया 18, 22, 24। क्योंकि अब इसमें ये क्या है, सा रे ग म प द नी, ये क्या है, नोट्स ऑफ म्यूजिक हैं। इनको क्या बोलते हैं, नोट्स ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक में क्या चलता है, जैसे हम किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए, जैसे हिंदी समझने के लिए क ख ग घ करते हैं, उसी तरह किसी भी गाने को गाने के लिए ये क्या होता है, ये नोट्स होते हैं, ये बेसिक चीज़ होती है। जैसे हमें कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए क ख ग घ या ABCD एक बेसिक चीज़ होती है। तो उसी तरह से नोट्स ऑफ म्यूजिक है। नोट्स में क्या होता है कि इसमें जैसे हिंदी में लिखे हम तो सा रे ग म प द नी, इसके बाद क्या हो जाता है, फिर से शुरू हो जाता है सा रे, इसी तरह से चलता जाएगा आगे। तो ये क्या हो गया, एक ये हो गया, दूसरा फिर आगे ऐसे चलेगा। तो इसमें देखते हैं कि जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो जाएगा। तो हर 8वां नोट्स क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इसी तरह दूसरा वाले के लिए 8वां क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो यहाँ 9वें पे पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे कि जो हर 8वां एलिमेंट क्या होती है, हर 8वां जो नोट्स होता है म्यूजिक का, इसको नोट्स बोलते हैं म्यूजिक का, तो सेम होता है। तो उसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है कि इन्होंने इसी के बेस पे, जैसे सा रे ग म प द नी, तो इसको हम देखेंगे कि सा वाला क्या हो जाएगा, प द नी, फिर जो आगे एलिमेंट आएगा सा वाले में इसमें आ जाएगा वो। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि जो न्यूलैंड्स थे, इनको जो है कि इन्होंने जो बांटा, ये एलिमेंट्स का जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, तो उसमें यही इन्होंने क्या किया कि इस तरह से इसको बांटा। और इसमें क्या हुआ कि इन्होंने सारे एलिमेंट्स ले लिए, जो उस टाइम तक करीब 56 एलिमेंट्स अवेलेबल थे। अवेलेबल एलिमेंट्स एट टाइम ऑफ न्यूलैंड, ये कितने थे, 56 थे। क्योंकि एलिमेंट्स क्या हो रहे थे, खोजे जा रहे थे ईयर बाय ईयर, जैसे जैसे एलिमेंट्स हमें मिलते जा रहे थे वैसे वैसे इसका क्लासिफिकेशन होता जा रहा था। तो साइंटिस्ट क्या कर रहे थे कि उसको अपने कोई ना कोई मेथडोलॉजी लगाते थे, ताकि उससे क्या हो जाए कि ये आराम से आसानी से, जैसे हम एक एलिमेंट्स के गुण को समझ लें हाइड्रोजन के, तो उसी के गुण के आधार पे हम फ्लोरीन के नेचर को भी समझे, क्लोरीन के नेचर को भी समझे, इसके नेचर को भी समझे। तो इस तरह से उन्होंने डिवाइड या उसको क्लासीफाई करना शुरू किया। तो न्यूलैंड्स ने क्या किया कि इसमें जो सा रे ग म प द नी था, तो इसमें इन्होंने ये किया कि इन्होंने एटॉमिक जो मास होता है, एटॉमिक मास के बारे में आपको बताया गया है, और एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में इन्होंने ले लिया इसको। और उन्होंने देखा कि जैसे कि हर 8वां एलिमेंट यहाँ पे क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, 1 नंबर पे है। जैसे 1 चले यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ गया। ये यहाँ पे क्या आ गया, 8। यानी कि जो पहला एलिमेंट होगा, ये 8वां एलिमेंट, यानी इन दोनों की जो प्रॉपर्टी होगी ये क्या होगी, सेम होगी। इनकी जो प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। इसी तरह हम लिथियम को ले, तो लिथियम कौन से हो गया, इसको यदि 1 मांगे तो इसका 8वां कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये कौन सा हो जाएगा, 8वां हो जाएगा। इसका मतलब कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसी तरह से हम बेरियम को ले, बेरियम को यदि 1 नंबर लेंगे
तो इसका 8वां क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां हो गया। इसका मतलब बेरियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इन्होंने इस तरह से इसमें बनाया और देखा, और इसमें इन्होंने ये देखा कि जो मैटर था, जो एलिमेंट्स थे सारे, तो सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या थी कि कहाँ तक इन्होंने देखा कि एक एक करके इन्होंने देखा, तो यहाँ तक 8वां जो सेम पाया गया। तो कैल्शियम तक ही ये लॉ जो था अप्लीकेबल था। ये क्या था, कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल था। तो ये क्या था, अप्लीकेबल अप टू इसकी, ये क्या था, अप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। कैल्शियम क्या था, कैल्शियम तब अप्लीकेबल करने का क्या मतलब कि कैल्शियम तक तो ये रूल फॉलो हो रहा था कि हर 8वें की एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो तो बराबर आ रही थी। लेकिन कैल्शियम की जैसे ही हम आगे बढ़े, जैसे क्रोमियम पे पहुँचे, तो क्रोमियम को यदि हम 1 नंबर लें, क्रोमियम को क्या लें हम, 1 नंबर लें, तो इसका 8वां कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ जाएगा। तो अब इसमें ये देखा गया कि इनकी प्रॉपर्टी जो है नहीं मिलती। तो इसके बाद एक क्रोमियम के आगे जो इन्होंने इस तरह का संरचना बनाया हुआ था, ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, ऑक्टेव्स का मतलब होता है 8वां, 8 होता है। तो हर 8वां एलिमेंट जो सेम प्रॉपर्टीज वाला शो हो रहा था, वो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तक था, यहाँ पे क्या हुआ, बंद होना शुरू हो गया। यानी कि ये थियरी एक तरह से फेल हो गई। ये जो भी सारे एलिमेंट्स थे उनके लिए अप्लीकेबल नहीं हो पाई। तो लॉ ऑफ जो ऑक्टेव्स था ये क्या हो गया, इररिलेवेंट हो गया, क्योंकि इसमें नोबल गैसेस भी आ गई, नोबल गैसेस की भी खोज की गई, तो वो इसमें फिट कहीं नहीं बैठती थी। तो और इसमें ये देखा गया कि जो आयरन है, जैसे आयरन की जो प्रॉपर्टीज़ थी, इसके प्रॉपर्टीज़ के बराबर मिल रही थी। तो जो ये प्रॉपर्टीज शो कर रहा था यही आयरन की प्रॉपर्टी थी। लेकिन यहाँ से चले तो ये पहला हो गया, ये दूसरे नंबर पे ही मिल जा रहा है। तो इसका मतलब कि ये 8वां को फॉलो होना था, लेकिन यहाँ पे 8वां फॉलो नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से इसमें देखा गया कि जो ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सारे क्या हैं, जैसे कि यदि पहला क्या देखा गया कि जो आयरन है, आयरन किसके प्रॉपर्टीज के शो कर रहा है, कोबाल्ट और निकिल के। तो ये, लेकिन ये क्या है, ये पहला है और ये क्या है, दूसरा है, इसके लिए 8वां नहीं है। इसका मतलब ये जो थियरी थी ऑक्टेव्स की, ये यहाँ पे क्या हो गई, फेल हो गई। इसी तरह से हम दूसरा देखें, दूसरे में क्या है, जैसे ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये जो कोबाल्ट और निकिल है इनके प्रॉपर्टीज के बराबर नहीं है। तो इनकी प्रॉपर्टी से, जो इनकी प्रॉपर्टीज है इनके प्रॉपर्टी से मिलती जुलती नहीं है। तो जब इनकी प्रॉपर्टीज इनसे मिलती जुलती नहीं है, तो ये भी थियरी क्या हो गई, एक तरह से फेल हो गई, क्योंकि इन्होंने जो एक बांट रखा था कि इसको हर 8वां को बराबर आना चाहिए, ये और एक ग्रुप में पढ़ रहा है। तो इस तरह से ये थियरी क्या हो गई, फेल हो गई। तो फिर इसके बाद जो है कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जब हम जानते हैं कि एक थियरी फेल हो जाती है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या होता है कि कोई न कोई दूसरी थियरी आती है। तो उस दूसरी थियरी का जो इसके नेक्स्ट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेंडलीव का पीरियाडिक टेबल है। तो मेंडलीव के बारे में अब हम देखेंगे कि मेंडलीव का उसका थोड़ा सा ब्रीफ मेंडलीव का समझ लेते हैं, फिर इसको अगले वीडियो में पूरा देखेंगे कि मेंडलीव ने कैसे पीरियाडिक टेबल बनाया और उसके बेस पे उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए।
और हमें समझने के लिए बहुत आसान हुआ। उन्होंने बहुत स्टडी किया। ये नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में क्या था, मेनली ये था कि जो मेंडेलीव थे एक रशियन केमिस्ट थे। तो रशियन केमिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि इनके समय तक काफ़ी एलिमेंट्स आ चुके थे, 56 थे इसके पीछे। इसके बाद जो है कि कुछ और एलिमेंट्स की भी खोज हो गई। तो उससे हुआ क्या कि जब और एलिमेंट्स की खोज हो गई तो और ज़्यादा हमें स्टडी की ज़रूरत पड़ी। तो इन्होंने क्या किया कि जो मेंडलीव्स थे, इन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्स थे हमारे पास, जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को इन्होंने क्या किया, कैसे एटॉमिक मेश इन्होंने कैसे अरेंज किया एलिमेंट्स को। जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं ए बी सी डी है, तो इन्होंने इनका जो अरेंज करने का बेस था, उन्होंने क्या लिया, दो बेस लिया। एक तो एटॉमिक मास ले लिया इन्होंने, और क्या ले लिया, जो इनकी जो ये सारे एलिमेंट्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इन्होंने क्या लिया, एटॉमिक मास लिया, केमिकल प्रॉपर्टीज लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज लिया, और इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उससे रिएक्शन करवाया सारे एलिमेंट्स का, और उन्होंने देखा कि ये क्या बनाते हैं, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन क्यों करवाया, क्योंकि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं ये मोर रिएक्टिव्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया। इसके बेस पे ये सारे एलिमेंट्स हैं। ABCD का क्या मतलब होता है, जो सोडियम भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयरन, जो भी है, ये सारे क्या हमारे एलिमेंट्स हैं। तो इस एलिमेंट्स को इन्होंने ये आधार लिया कि इस बेस पे हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो इन्होंने क्या लिया कि इनके टाइम तक रशियन जो केमिस्ट थे मेंडलीव्स, इनके टाइम तक जो है कि उस टाइम तक 60 प्रेजेंट कितने थे एलिमेंट्स, 63 थे। तो इन्होंने क्या किया कि जो 63 एलिमेंट्स थे, इन्होंने हर एक का कार्ड बनाया। जैसे पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, इसी तरह से तीसरा, इसी तरह से इन्होंने कहाँ तक बनाया, जो भी इनके पास एलिमेंट्स अवेलेबल थे इनके पास, इन्होंने क्या किया, सबका कार्ड बनाया। कार्ड बना के सबका क्या लिखा, एटॉमिक मास, इसको यदि 1 2 3 4 दें तो इसमें क्या है 1 2 3 4। अब इसमें इन्होंने इन सारी चीज़ों का इसमें डिस्क्रिप्शन लिखा। इसके बाद इन्होंने सारे डिस्क्रिप्शन के बाद इन्होंने देखा कि इनमें से कौन सा कार्ड जो है, कौन से एलिमेंट्स में जो ये चीज़ें हैं वो लगभग वो बराबर प्रॉपर्टीज़ की आती हैं। जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया। तो यदि ये एक कैटेगरी के आते हैं तो इन कार्ड को एक जगह सेपरेट कर दिया। दूसरे वाले में देखा जो कार्ड बराबर जो सेम नेचर के आ रहे थे उनको प्रॉपर्टीज़ के, उनको एक जगह कर दिया। इस तरह से इन्होंने कलेक्शन कर लिया और इस कलेक्शन के बेस पे उन्होंने क्या बनाया, एक पीरियाडिक टेबल बनाया। और उसमें जो मेन था इनका पीरियाडिक लॉ क्या था, तो मेंडलीव ने जो ये एलिमेंट्स थे इन्होंने इसके बेस पे तो क्या बनाया, इन्होंने एक आवर्त सारणी हिंदी में बोलते हैं, पीरियाडिक टेबल बोलते हैं इसको। एक पीरियाडिक लॉ इन्होंने डेवलप किया जिसमें कि ग्रुप्स और कॉलम, तो दो तरीके से इन्होंने बनाया। तो इनमें मेनली जो इनका
था, जो बेसिक था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स क्या थे, वो क्या थे, पीरियाडिक जो फंक्शंस था उनका, वो क्या थे, उनके एटॉमिक मास थे। तो मेनली इन्होंने एटॉमिक मास को लेके चला और क्या लेके चला, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को लेके चला। तो इनका यदि हम बेसिकली देखें तो जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, तो ये जो सारा बेस था, इसी के बेस पे जो ये था, तो इन बेसों पे इन्होंने क्या किया, ही फॉर्मुलेटेड अ पीरियाडिक लॉ। पीरियाडिक लॉ का मतलब एक ऐसा लॉ जो एलिमेंट्स को क्लासीफाई करेगा। तो अब हम इसमें पीरियाडिक लॉ बनाया, और पीरियाडिक लॉ क्या था उनका, ये लॉ क्या था, लॉ ये था कि जो एलिमेंट्स की इन्होंने प्रॉपर्टीज देखा, यानी द प्रॉपर्टीज, लॉ क्या था इनका, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द periodic functions of their atomic mass। ये क्या था कि जो प्रॉपर्टीज़ थी, इन्होंने इसमें दो चीज़ें लिया कि जो भी हम पीरियाडिक फंक्शन में देखेंगे तो उसमें क्या होगा, जो प्रॉपर्टीज होगा वो प्रॉपर्टीज क्या होगा, एटॉमिक मास के प्रोपोर्शन में हो गया। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियाडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के बेस पे लेकर के इन्होंने चला, और इन्होंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन पहले ही करवा के उन्होंने देख लिया था कि हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन से रिएक्शन होने के बाद क्या एलिमेंट्स है प्लस हाइड्रोजन से रिएक्शन होगा तो कौन से हाइड्रोक्साइड बनाएगा, या ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो ऑक्साइड बनाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज उन्होंने अलग अलग कार्ड पे लिख लिया, और उसके बेस पे आगे उन्होंने क्या बनाया, एक पीरियाडिक टेबल बनाया। और उस पीरियाडिक टेबल में, इस पीरियाडिक टेबल थोड़ा लंबा है, इसको हम अलग से देखेंगे। इसमें बेसिक्स इन्होंने क्या लिया कि इन्होंने उसको ग्रुप्स में और पीरियड्स में, पीरियड्स क्या थे, जो नीचे की तरफ जाते थे वो पीरियड्स हो गए, जो इस तरफ से में गए वो क्या हो गए, ग्रुप्स हो गए। तो इन्होंने इसको ग्रुप्स और पीरियड्स में बांट दिया, और साथ ही साथ उन्होंने देखा कि जो हमारे पास एलिमेंट्स थे उसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड क्या बने। ऑक्साइड ले लिया इन्होंने, हाइड्रोक्साइड ले लिया इन्होंने, तो इनके ऑक्साइड क्या बने, हाइड्रोक्साइड क्या बने, और वो सारे एलिमेंट्स कौन कौन से थे, ये सारा एक तरह से एक टेबल में फिक्स हो गया। इस तरह से इन्होंने एक पीरियाडिक टेबल बनाया। तो ये पीरियाडिक टेबल हम लोग अगले वीडियो में अलग से केवल पीरियाडिक टेबल ही देखेंगे। और हमने बेस इसका यहाँ पे समझ लिया कि मेनली ये एटॉमिक मास को लेके चल रहे हैं, और उन्होंने हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाया सारे एलिमेंट्स का, और ऑक्सीजन से सारे रिएक्शन करवाया सारे एलिमेंट्स का, और उससे पाया इन्होंने कि ये सारे के सारे क्या हैं, इस तरह से हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बनाते हैं किस तरह से, और उनका हमें किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाना चाहिए। तो उसके बेस पे इन्होंने जो बनाया पीरियाडिक टेबल, वही क्या है, मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल। तो इसमें यहीं तक, फिर अगले वाले में देखेंगे हम लोग पीरियाडिक टेबल मेंडलीव्स का। थैंक यू।